स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने अपना मेथड क्लियर किया, दत्त कार्य विधि। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हम क्लियर करने जा रहे हैं स्रोत विधि। तो स्रोत विधि स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्रोत विधि किसे बोलते हैं। स्टूडेंट हम अपनी लाइफ के अंदर दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर दोनों ही रूप से। तो स्टूडेंट बात करें जो प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन दोनों में से जो प्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतर होता है और हमारे लिए लाभदायक होता है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब किसी चीज को देखकर और समय करके जो ज्ञान प्राप्त करता है वो उसके लिए फायदेमंद होता है और क्या है, लॉन्ग टाइम तक वो उसे याद रखता है। अब हम बात करेंगे, कोई भी टीचर अपने छात्रों को कोई समझा रहा है, किसी झरने के बारे में पढ़ा रहा है, किसी नदी के बारे में बता रहा है, पहाड़ों के बारे में बता रहा है, जब हम बात करेंगे किसी पहाड़ी इलाके के बारे में बता रहा है, तो बताने और पढ़ाने के अंदर स्टूडेंट बच्चों को इतना समझ नहीं आएगा जितना जब तक उसे प्रत्यक्ष रूप के बारे में, इन चीजों के बारे में क्या है, हम जानकारी नहीं देंगे। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर जो बच्चा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जब किसी भी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में एक तो उसे देखता है और अच्छी तरह से उसे समझता है। तो अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, तो जो प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव प्राप्त करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप के से क्या है, बहुत ही सशक्त, सार्थक और प्रभावशाली होता है। अब हम बात करें स्टूडेंट, अगर हमने वर्तमान में किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो हम उसके हिसाब से हर जो चीज है बच्चे के सामने पेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे अतीत की, भूतकाल की, तो उसके बारे में सिर्फ हम बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से ही बता सकते हैं और उन्हें क्या है, सुना सकते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में अतीत से संबंधित कुछ मूल तथ्य या यथार्थ साधन क्या है, साधनों के प्रयोग से सामाजिक अध्ययन संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी ज्ञान प्राप्त को सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है, स्रोत विधि का नाम दिया जाता है। अब हम बात करें स्टूडेंट की हमारे अतीत की, भूतकाल की, तो अगर हमने बच्चों को महात्मा बुद्ध के बारे में बताना है, महावीर प्रसाद के बारे में बताना है, तो हम उसे बच्चों को क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं सकते क्योंकि जो बीत गया समय वो कभी वापस नहीं आता। तो ये क्या है, ना तो हम उन अनुभूतियों को बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें क्या है, हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने अतीत, भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं, जब हमें सामाजिक अध्ययन के बारे में, पुराने टाइम का पता बताना है बच्चों को, तो हम उनके सामने कुछ चित्र लेखों को, या आप मान लो कि उनसे संबंधित कुछ तस्वीरों को, जब पुराने टाइम के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या क्या जो आदमी ने किस टाइप से प्रोग्रेस की, तो इसके बारे में हम उन्हें कुछ चित्रों के द्वारा, स्रोतों का सहारा लेकर, विभिन्न स्रोतों का सहारा लेकर क्या है, बच्चों को समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट उसमें से मैं आपको कुछ क्लियर करती हूँ, जैसे प्राचीन लेख, निम्न स्रोत क्या है, हम निम्न स्रोत के बारे में क्लियर करेंगे स्टूडेंट। वो निम्न स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको पॉइंट बताऊंगी। फर्स्ट है प्राचीन लेख। प्राचीन लेख की स्टूडेंट हम बात करें तो जो सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है, यही मुख्य स्रोत हैं और जो क्या है, ये विश्वसनीय है, जिसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स की पत्र, सरकारी पत्र, व्यापारिक पत्र, जो पत्र हैं, रिपोर्ट है, डायरी है, आदेश है और धार्मिक पुस्तकें हैं, आदि क्या है, प्राचीन लेखों के अंदर आती हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, हम जो विभिन्न स्रोत हैं क्लियर करते हैं, विभिन्न स्रोतों के अंदर प्राचीन औजार, बर्तन और बस्तर। प्राचीन औजार, बस्तर और बर्तन। अब स्टूडेंट हम बात करें
कि जो पहला समय था सामाजिक अध्ययन के अंदर, तो पहले क्या है, जो बस्तर है, बर्तन है, औजार है, हमें भूमि के अंदर दबे हुए नजर आए, और जो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमें इसका क्या है, सामाजिक अध्ययन के अंदर इसकी प्रॉपर जानकारी मिलती है। तो जो बर्तन है, औजार है, हमें प्रॉपर तरह से भूमि के अंदर दबे हुए नजर आए। तो आज से 5 साल पहले सिंधु घाटी के बारे में इसकी हमें क्या है, जानकारी मिलती है कि लोगों ने पहले पत्थरों से बर्तन बनाए, पत्थरों के बाद धीरे धीरे जैसे ही मानव ने अपनी लाइफ के अंदर क्या है, प्रोग्रेस की, तो उसने तांबे के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए और पित्तल के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इस प्रकार इंसान है, जो आदमी है, अपनी लाइफ के अंदर लगातार प्रोग्रेस करता गया, और हमें आज जो मानव सभ्यता के विकास की जानकारी हमें इसके अंदर मिलती है, जो विभिन्न स्रोतों के द्वारा हम बच्चों को दिखा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर पुराने सिक्के। पुराने सिक्के। अब पुराने सिक्कों की बात करें स्टूडेंट, जो हमारा सामाजिक मानव सभ्यता है, जब पर हमारी सामाजिक सभ्यता है उसके अंदर, कि ये जो पुराने सिक्के हैं वो प्राचीन समय की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा और कला कौशल को दर्शाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है खंडर, भवन, स्मारक और मूर्तियां। खंडर भवन, स्मारक और मूर्तियां। अब स्टूडेंट हम बात करें, जो पुराने टाइम की हम बात करने जा रही हैं, तो स्टूडेंट हमें जो खंडर हैं, भवन हैं, मूर्तियां हैं, उनके बारे में भी हमें प्रॉपर जानकारी सामाजिक अध्ययन के अंदर मिलती है। तो स्टूडेंट बात करें कि सामाजिक अध्ययन के प्राचीन भवनों में खंडर मूर्तियां, चित्रकला आदि के नमूने हमारे सामने क्या है, हमें बहुत ही देखने को मिलते हैं, जिन जो विभिन्न स्रोतों के द्वारा हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। इसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में, अजंता और एलोरा की चित्रकला के बारे में। तो स्टूडेंट जो पुराने टाइम के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारी महान ऐतिहासिक भारत की गौरव गाथा का हम इसके अंदर क्या है, हमें वर्णन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है भवनों, चट्टानों और स्तंभों पर लेख। भवनों, चट्टानों और स्तंभों पर लेख। तो स्टूडेंट आप बात करें हम कि भवनों, चट्टानों और स्तंभों पर लेख, कि जो ये सभी प्राचीन समय से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं, और इन लेखों के द्वारा अशोक, जो महान अशोक हुए हैं, महान अनुभूति हुई है हमारे देश के अंदर, उनसे संबंधित भी इससे क्या है, हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है धातु पत्र और शिला लेख। धातु पत्थर और शिला लेख। अब हम बात करें स्टूडेंट कि जो धातु पत्थर और शिला लेख हैं, ये भी दक्षिण भारत के इतिहास और सामाजिक जीवन का ज्ञान इनसे प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट हम और बहुत सारे विभिन्न स्रोत हैं जो हम बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, जैसे साहित्य, परियोजनाएं और उत्पादन केंद्र, सामाजिक रुचि की संस्थाएं, जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान थे वो भी हम बच्चों के सामने क्या है, पेश कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों के द्वारा उनसे संबंधित हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो स्रोत विधि है उसकी प्रक्रिया के बारे में, प्रोग्रेस करते इसकी बात करते हैं स्रोत विधि की। अगला हमारा पॉइंट है स्रोत विधि की प्रक्रिया। इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्रोत विधि की प्रक्रिया स्टूडेंट, इसे हम क्या है 3 पॉइंटों के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ प्रदर्शन। क्योंकि स्टूडेंट जो एक छात्र छात्राएं होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत से लेखों के बारे में, बहुत से विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है
कि उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न सामग्री के बारे में उन्हें क्या है परिचित करवाए। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, प्रदर्शन। स्टूडेंट, प्रदर्शन के अंदर बात आती है कि शिक्षक को चाहिए, शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि सभी इन स्रोतों का प्रदर्शन करके छात्र छात्राओं को दिखाए और विशेष अनुच्छेद को पढ़कर सुनाए। अगर बच्चे को कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो उस बच्चे का जो डाउट्स हैं उनका भी एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है, एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वो उसे क्या है क्लियर करे। तो बात आती है छात्र छात्राओं को विषय से संबंधित जानकारी दे, और ऐसा करने से छात्र छात्राओं में जो विश्वासपद बात करें हम प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए और किसी तथ्य को संबंध में सत्य की खोज करने के लिए क्या है बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। और इन स्रोतों के प्रयोग के द्वारा वो क्या है कि स्रोतों का प्रयोग करने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्रदर्शन करके हर विषय के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में एक शिक्षक को क्या है उसके प्रति जानकारी देनी चाहिए। और अगर बच्चा इसके बारे में विशेष जानकारी रखता है तो बच्चा इससे क्या है किसी भी सत्य की खोज करने के लिए बच्चे को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम इसके अंदर क्लियर करते हैं, पढ़ने के लिए संदर्भ बताना। पढ़ने के लिए संदर्भ बताना। अब स्टूडेंट बात आती है कि पढ़ने के लिए संदर्भ बताना। जो एक शिक्षक है, शिक्षक छात्र छात्राओं को प्रयोग हेतु जो प्रयोग करने वाले अनुच्छेद और संदर्भ के बारे में जानकारी क्या है उन्हें बता सकता है, और घर से किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए बच्चों को या लर्न करने के लिए या पढ़ने के लिए बोल सकता है। तो इस प्रकार जो किसी भी विषय से बारे में अनुच्छेद हैं, संदर्भ हैं, उनके बारे में भी एक अध्यापक को क्या है जानकारी देनी चाहिए। अगर और उनको पढ़ने के लिए घर से भी बोल सकता है, और बाद में क्या है उनके डाउट्स हैं या उनसे बच्चों को पढ़कर क्या जानकारी मिली ये भी बच्चे को क्या है वो पूछकर बच्चे का जो बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, इसके बारे में बच्चे से जानकारी वो एक अध्यापक है छात्राओं से ले सकता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर समस्या समाधान। थर्ड पॉइंट हम क्लियर करेंगे, समस्या समाधान। अब स्टूडेंट बात करें हम कि समस्या समाधान कैसे, बात आती है कि इन स्रोतों का प्रयोग शिक्षण से संबंधित समस्या के समाधान हेतु भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक या अन्य सामग्री को से मिलने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। और इतना ही उचित नहीं है बल्कि किसी भी समस्या के संबंध में सत्य जानने के लिए जो बच्चों के सामने कोई स्रोत हैं बहुत ही सार्थक और क्या है अच्छी तरह से उनके लिए सिद्ध हो सकते हैं। कई स्रोतों के बारे में उनके सामने पेश करके उनसे संबंधित क्या है जानकारी दे सकता है। तो इस प्रकार एक जो शिक्षक है, शिक्षक का शिक्षण भी इससे प्रभावपूर्ण बनेगा और बच्चे को किसी भी विषय के अंदर, किसी भी अनुच्छेद के अंदर, किसी भी संदर्भ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इससे बच्चे के वो डाउट भी क्लियर होंगे। तो ये स्टूडेंट हमने अपने किए स्रोत विधि की प्रक्रिया के 3 पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो स्रोत विधि है इसके कौन कौन से लाभ हैं। अब बात आती है स्टूडेंट स्रोत विधि के लाभ। लाभ कौन कौन से स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ वास्तविकता की झलक। वास्तविकता की झलक। अब हम बात करें स्टूडेंट की वास्तविकता की झलक कैसे, इस विधि के द्वारा जो छात्र छात्राओं को वास्तविकता की झलक दिखाई जाती है, चाहे वो वर्तमान के अंदर है चाहे वो अतीत और भूतकाल के अंदर है। तो जो वास्तविकता को जानने और पहचानने और उसके अंदर जो सत्य को पहचानने की शक्ति का भी जो स्रोत विधि के द्वारा बच्चों के अंदर क्या है विकास होता है, डेवलपमेंट होती है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं रोचकता।
सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा रोचकता। रोचकता कैसे स्टूडेंट, क्योंकि जब इस विधि का सहारा लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे अपनी विषय के अंदर पूरी तरह से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है, कोई भी विषय बच्चों के लिए रुचिकर बन जाता है। इसमें चाहे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, चाहे मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उनके अंदर भी क्या है, स्रोत विधि के द्वारा किसी भी जो सामाजिक अध्ययन के अंदर किसी भी विषय को पढ़ाया जाता है तो वो उसके अंदर क्या है, रुचि लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बच्चे इंटेलिजेंट है, चाहे कोई मंद बुद्धि का है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। अगर हम बात करें स्टूडेंट की मानसिक शक्तियों का विकास कैसे, क्योंकि इस विधि शिक्षण में मूल स्रोतों का प्रयोग करके बच्चों के अंदर क्या है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। बच्चा तर्क वितर्क करने और मनन और विवेक तथा आलोचनात्मक और अन्य मानसिक बौद्धिक शक्तियों का बच्चे के अंदर विकास होता है इस विधि के द्वारा, स्रोत विधि के द्वारा। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण। स्टूडेंट अगला पॉइंट है हमारा क्या है, विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण। विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण कैसे स्टूडेंट, अब हम बात करें कि इस विधि में विद्यार्थियों को प्रमाणों पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का क्या है, विकास हो जाता है और वो जो उनका ज्ञान है वो क्रियात्मक हो जाता है और उसे ठीक प्रसंग से वो क्या है, प्राप्त करने लगते हैं और इससे बच्चे को क्या है, जो ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती है। बच्चों के अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक और कुशलताओं अवलोकन करने की शक्ति का भी विकास होता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा अनुसंधानशीलता। अनुसंधानशीलता। अनुसंधानशीलता कैसे स्टूडेंट बात आती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे बात करें कि बच्चों के अंदर अनुसंधान की लगन का विकास होता है। बच्चे हर तरह के आंकड़े जो क्या है, एकत्रित करना, जोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों के अंदर किसी भी आंकड़े को एकत्रित करने की आदत का विकास होता है और परिणाम पर पहुंचने का प्रशिक्षण भी इस विधि के द्वारा, स्रोत विधि के द्वारा क्या है, प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा विषय सामग्री की समृद्धि। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा विषय सामग्री की समृद्धि। अब बात आती है स्टूडेंट की विषय सामग्री की समृद्धि कैसे, बात आती है कि स्रोत विधि में पाठ्य पुस्तकों में विषय सामग्री की समृद्धि को क्या है, समृद्ध बनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। जो विषय सामग्री है उसको अच्छी तरह से बच्चों को लाभकारी बनाने का हर संभव प्रयास इसके अंदर किया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, लाभ हमारे हुए क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो स्रोत विधि है, स्रोत विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। स्रोत विधि की सीमाएं, वो सीमाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, इसे क्या है, इसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करती हूँ कि जो स्रोत विधि है, तो इस विधि में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यह मूल स्रोत आसानी से इसके अंदर क्या है, प्राप्त नहीं होते और अगर उपलब्ध हो भी जाते हैं तो इसमें विशेषज्ञों की सहायता से संभव नहीं हो पाता। ये स्रोत छात्र छात्राओं को क्या है, छात्र छात्राओं की समझ में तभी आ जाते हैं जब इनका अनुवाद मातृभाषा में हो। क्या है, स्रोत कलेक्ट करने के अंदर इसके अंदर कठिनाई आती है। स्रोत को इकट्ठा करने में कठिनाई
क्योंकि स्टूडेंट जो इसके अंदर कोई भी स्रोत है, यह इस विधि की जो सबसे बड़ी कठिनाई मानी गई है कि जो मूल स्रोत है वो आसानी से इकट्ठे नहीं होते। अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं और अगर ये उपलब्ध हो भी जाते हैं तो ये विशेष जो मेन विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों की सहायता से इसे क्या है समझाना बच्चों को बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर हमें विशेषज्ञ नहीं मिलते इससे संबंधित, तो जो स्रोत छात्र छात्राओं को तभी समझ के अंदर आते हैं जब जो इनका अनुवाद है, इनको जो ट्रांसलेट है उनकी मातृभाषा के अंदर किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि इस विधि के द्वारा पढ़ने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, शिक्षकों के पास इतना समय नहीं होता। स्रोत विधि के द्वारा पढ़ने में अधिक समय लगता है, जो क्या है वो समय पूरी तरह से अध्यापकों के पास नहीं होता। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि इस विधि द्वारा शिक्षण करने में बहुत अच्छे शिक्षकों की जरूरत होती है, जो शिक्षकों का हमारे पास क्या है अभाव होता है, इनकी कमी होती है। बात आती है कि शिक्षण करने के लिए बहुत अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिसका हमारे देश के अंदर अभाव होता है। शिक्षण के लिए अच्छे शिक्षकों का अभाव क्या है सर? इसके शिक्षण के लिए बहुत अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो हमारे देश में हमें इसका अभाव देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि यह विधि उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन जो निम्न क्लासेस हैं उनको पढ़ाने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा उच्च कक्षाओं को पढ़ाने में उपयुक्त विधि, क्योंकि यह स्रोत विधि है जो उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए क्या है अच्छी विधि है और उपयुक्त है उनके लिए, लेकिन ये निम्न कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि समकालीन लेखकों के कई बार किसी घटना या आंदोलन से संबंधित विरोधी विचार पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन शिक्षक और छात्र छात्राएं क्या है इसका भूल भुलैये में ही खो जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि यह विधि प्राप्त रूप से बहुत ही खर्चीली विधि है, स्कूलों के पास धन खर्च करने के लिए क्या है इतना नहीं होता, ये क्या है खर्चीली विधि है। यह विधि खर्चीली स्टूडेंट क्या है यह विधि खर्चीली है, क्योंकि इस विधि के ऊपर जब आप बात करिए कि स्कूलों के पास खर्च करने के लिए इतना धन नहीं होता। तो ये स्टूडेंट हमारी हुई स्रोत विधि, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि स्रोत विधि किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया कि जो स्रोत विधि है, अगर हमने इससे संबंधित बच्चों को कुछ स्रोतों के बारे में जानकारी देनी है तो वो निम्न स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे बताया प्राचीन लेख, प्राचीन औजार, वस्त्र और बर्तन, पुराने सिक्कों के बारे में हमारी सामाजिक जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है उसके बारे में जानकारी देनी है। फिर आता है खंडर, भवन, स्मारक और मूर्तियां अगर हम बात करें। फिर स्टूडेंट हमारी बात आती है कि धातु पत्थर और शिला लेख के बारे में। फिर जो स्टूडेंट हमने बात की कि स्रोत विधि की प्रक्रिया है, उसके 3 पॉइंट क्लियर किए। प्रदर्शन के द्वारा पढ़ने के लिए बच्चों को संदर्भ बताना और समस्या समाधान का पॉइंट क्लियर किया। फिर हमारी बात आई कि स्रोत विधि के कुछ लाभ भी हैं।
लाभ के अंदर स्टूडेंट हमने अलग अलग पॉइंट डिफाइन किए, जिसके अंदर हमने बात की वास्तविकता की झलक, रोचकता, मानसिक शक्तियों का विकास, विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण, अनुसंधानशीलता, विषय सामग्री की समृद्धि, स्रोत विधि की सीमाएं की कि लाभ होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ दोष भी हैं। क्या है, इसके अंदर किसी भी स्रोतों को जो इकट्ठा करने के अंदर कठिनाई आती है। फिर स्रोत विधि की जो द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अधिक समय लगता है, यह खर्चीली विधि है, जो स्कूलों के पास धन का अभाव भी हमें देखने को मिलता है। फिर जो यह विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, निम्न कक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण विधि नहीं है। अगर अब हम बात करें कि इसको पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों का भी अभाव हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये स्टूडेंट हमारी कंप्लीट हुई स्रोत विधि। थैंक्स स्टूडेंट्स।